नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जगदलपुर के कुम्हरावंड गांव में जमीनी विवाद का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया और जिसमें सुनवाई के बाद में आदेश दिया गया कि पीड़ित को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। जिसके बाद कब्जा दिलाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। रिपोर्ट देखिए। जगदलपुर के ग्राम कुम्हरावंड स्थित पल्ली गांव में उच्च न्यायालय के आदेश पर विवादित भूमि पर कब्जा दिलाने पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के सामने तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम ने एसडीएम के निर्देश पर भूमि का सीमांकन कर कब्जा सौंपने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच वाद विवाद बढ़ गया। मौके पर मौजूद पुलिस और तहसीलदार ने स्थिति संभाली और उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करने का आदेश देते हुए फिलहाल जमीन के नाप जोख पर रोक लगा दी है। प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से न्यायिक आदेश के अनुरूप की गई है। आज ग्राम पल्ली में जिनका पंचायत कुम्हरावंड है, एक जोशी परिवार है, उनके कब्जा सौंपने का काम था। हाई कोर्ट से रिट पिटीशन में उनके द्वारा उनके पक्ष में फैसला आया था, तो अपने आदरणीय एसडीएम साहब के आदेशानुसार उनको उनके आदेश के परिपालन में आज कब्जा सौंपने आए थे। तो सभी ग्राम वालों को स्थिति में आवेदक भी थे, अनावेदक भी थे, सबकी उपस्थिति में आवेदक पक्ष को वाद भूमि का नाप जोख तक उनको दिखा दिया गया है और एक पंचनामा के थ्रू उनको कब्जा सुपुर्द कर दिया गया। वो कब्जा सौंपने के लिए लगा रहा या फिर याचिका लगी थी कि किसका जमीन है वो आइडेंटिफाई किया जाए? अभी वर्तमान में अनावेदक पक्षों का कब्जा था। अभी जैसे मक्का पर था, तो अभी अपन उसमें दिखा के आवेदक पक्ष को अपन इनको आवेदक पक्ष को सौंप दिए हैं। इसमें हाई कोर्ट में जो आदरणीय कमिश्नर साहब के जो आदेश था, उनके उसमें अपील रिट पिटीशन दायर किए थे, रिट पिटीशन लगा हुआ था। तो उसके बाद फैसला क्या है, आवेदक पक्ष के उसमें आया था। उसी परिपालन में हम लोग यहाँ आज कब्जा सौंपने आए। ठीक है, आज पक्ष को दिखा दिया गया है, उनको कब्जा सौंप दिए हैं। चलिए। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि करीब 2 पीढ़ियों से उस जमीन पर उनका परिवार खेती और किसानी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अचानक किसी ब्राह्मण ने खुद को उस जमीन का मालिक होना बताकर 2019 में कमिश्नर कार्यालय में केस दर्ज किया। केस में कमिश्नर ने सुनवाई करते हुए ये माना कि ब्राह्मण ने गलत तरह से अपनी मूल जाति छिपाकर खुद को फर्जी आदिवासी जाति बनाया। पीड़ित के पक्ष में फैसला होने के बाद ब्राह्मण ने उच्च न्यायालय में जाकर केस लगाया और अब जाकर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मैं फगनू का बेटा हूँ, अमरनाथ बघेल, जहाँ इस जमीन का हम लोग मालिक है। 31-32 से हम लोगों का रिकॉर्ड है और बीच में हम लोग 2013 में केस लगा के हम लोग 2019 में हम लोग जीते थे केस। जो उतना समय हम लोग हाई कोर्ट में जीते और कमिश्नर में भी जीते। जहाँ बीच में इन लोग अभी बलपुर करके पिछले महीना दिसंबर में 5 तारीख को कैसा आदेश निकाल के हम लोगों को अभी हरा दिए है। जहाँ पुलिस प्रशासन लेके यहाँ जोर जबरदस्ती से यहाँ पे नफाई जफाई कर रही है। इन पे कोई हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जो 45 दिन का रहता है, जो 90 दिन का रहता है, जो केस जीतने के बाद वो भी हमको डेट नहीं दिया जा रहा है अपील करने के लिए। से आके नाफा जोफा कर रहे हैं जो पुलिस प्रशासन के लेके अपने बल प्रयोग से। मेरा पिता सोन सिंह बघेल, रघुनाथ बघेल, गांव पल्ली में रहता हूं। हम लोग 100 साल से वही हैं गांव में। हम लोग केस लगाए हाई कोर्ट यहाँ पे, तो वहाँ से हम लोग जीते। यहाँ पे भी लगाए जगदलपुर में, यहाँ पे जीते हैं। अब इन लोग अपील किए, अभी इन लोग जीते।
तो ये हमला सुनवाई कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का। ये जो हम लोग पुरवानी है, यहाँ से गांव के हैं, हमारा दादी आई सब यहीं पे हैं, गांव के पुजारी आदमी भी हैं। हम लोग का बात कोई शासन भी नहीं मान रही है। हम लोग अभी घर कुड़िया तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे सर? बामन लोग हम लोग के पीछे आदिवासी लोग हैं सर, मोरिया बन गए, बामन है, उन लोग मोरिया भी बन गए हम लोग। फिलहाल विवाद के बाद ये मामला उच्च न्यायालय पहुंचा, जिसके आदेश पर अधिकारियों ने दोनों पक्षों में मामला शांत कराया। हालांकि इस दौरान तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी, लेकिन इसको काबू करते हुए पीड़ित को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर रायपुर में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम साय ने सभा को संबोधित किया। सीएम साय ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि शायद अभी तक का सबसे बड़ा स्टील कॉन्क्लेव का यहां पर आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और ये 2025 के शुरुआती में ही हो रहा है, तो मैं आप सभी लोगों को नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां पर ऐसे बहुत से हमारे उद्योगपति हैं जिनसे मैं पिछले वर्षों में मिलता रहा हूं। जब केंद्र में स्टील में एमओएस था तो कई समिट में हमारी उद्योगपतियों से हमारी मुलाकात होती है, तो मैं समझता हूं कि अधिकांश उद्योगपति हमारे पूर्व परिचित हैं। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि इस कॉन्क्लेव में देश के 17 राज्यों से हमारे उद्योगपतिगण आए हैं और इस कॉन्क्लेव में निश्चित रूप से 2 दिन आप सब लोग यहां पर विचार मंथन करने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2 दिनों में आप सब लोग स्टील के सेक्टर में जो चर्चा करेंगे, निश्चित रूप से उससे छत्तीसगढ़ और देश के स्टील जगत को एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। हम विकसित छत्तीसगढ़ की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम स्टील जैसी इच्छा शक्ति से काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन प्रदेश में स्टील उद्योग को तो प्रोत्साहित करेगा ही, एमएसएमई के लिए भी यह कॉन्क्लेव बहुत ही लाभकारी होगा, ऐसा मैं मानता हूं। छत्तीसगढ़ में स्टील उद्योग के लिए काफी अवसर हैं। हमारे पास स्टील इंडस्ट्री के लिए जरूरी खनिज जैसे आयरन ओर और कोयला के साथ ही बिजली भी पर्याप्त मात्रा में है। हम स्टील उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर हैं। हमें गर्व है कि हमारा प्रदेश देश की इकोनॉमी का पावर हाउस है। छत्तीसगढ़ ने अब ग्रीन स्टील की ओर भी कदम बढ़ा चुका है। स्टील उद्योग में कई नवाचार हो रहे हैं। उत्पादन बढ़ाने के लिए आप लोग नई और एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। इसके लिए भी सारे उद्योगपतिगण बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर ओबीसी के आरक्षण को कम करने का आरोप लगाया है। बैज ने कहा कि प्रदेश के 16 जिला पंचायत और 85 जनपदों में जहां पहले 25% सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए लाए आरक्षित हुआ करती थीं, और साथ ही आपको बता दें कि अब अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग खत्म हो गया है।
पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित ये सभी सीटें अब सामान्य घोषित हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि शायद सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया के नियमों के दुर्भावनापूर्वक संशोधन किए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अनुसूचित जिले और ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य और पंचों का जो भी पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, वे अब सामान्य सीटें घोषित हो गई हैं। पार्टी की ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की प्रक्रिया उन्होंने शुरुआत की, प्रक्रिया अपनाई। पूरी तरह से भाजपा की सरकार ने पूरे प्रदेश में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी के आरक्षण में कटौती किया है। जिला पंचायत क्षेत्र, जनपद सदस्य क्षेत्र और पंचायत में अगर देखेंगे तो पूरे पंच, जो लगभग 25% ओबीसी के लिए आरक्षण था, अभी पूरे आदिवासी क्षेत्रों में 0 हो चुका है। और नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी आप देखेंगे कि इससे पहले जितने सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित थी, लेकिन अभी ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया के बाद इन क्षेत्रों में ओबीसी को पूरी तरह से नुकसान हुआ है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असमंजसता के वजह से और कहीं न कहीं अज्ञानता के वजह से बिना मापदंड के कहीं न कहीं मैदानी क्षेत्र और सरगुजा क्षेत्र और बस्तर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरी तरह से ओबीसी वर्ग नुकसान हो गया है और ग्राम पंचायतों में 0 हो चुका है। मैं समझता हूं कहीं न कहीं है और उनकी सरकार है। मैं समझता हूं कि यहां के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बस्तर क्षेत्र से आते हैं। बस्तर जैसे क्षेत्र से उनको जवाब देना चाहिए। आखिर ओबीसी वर्ग में क्या उनको आकलन नहीं था क्या कि ओबीसी वर्ग का अगर आरक्षण सिस्टम होगा सिर्फ चुनावी लाभ के लिए? उनको पता नहीं था क्या कि बस्तर जैसे क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ आदिवासी क्षेत्रों में? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और प्रदेश के मुखिया को, मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना चाहिए, क्योंकि ओबीसी वर्ग इस पे जवाब मांग रही है, क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी जवाब मांग रही है, आखिर किस षड्यंत्र के तहत इन क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में क्या मापदंड के तहत उन्हें पता नहीं था क्या आरक्षण करने से पहले कि इन आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान होने जा रहा है ओबीसी वर्ग को? आखिर क्यों वंचित किया गया है चुनाव लड़ने से? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को बस्तर और अंदरूनी क्षेत्रों में, बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। जो ओबीसी वर्ग लगातार आक्रोशित और गुस्से में है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं चुनाव लड़ने का उनका एक अधिकार से उस वर्ग को वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया जा रहा है। इसी के लिए उन्होंने बस्तर बंद का भी उन्होंने आह्वान रखा और नेशनल हाईवे भी उन्होंने चक्का जाम किए, ताकि सरकार कम से कम समय से पहले कम से कम ये संज्ञान ले ले कि इस आरक्षण प्रक्रिया के तहत आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्त नुकसान हो रहा है और कहीं न कहीं उन वर्ग को चुनाव से वंचित किया जा रहा है। ये आक्रोशित वो समाज है और मैं तो समझता हूं कि आने वाला समय में कि ओबीसी समाज जबरदस्त एक बड़ा निर्णय मुझे लगता है करने वाला है और कहीं न कहीं सरकार से नाराजगी, सरकार से आक्रोश, सरकार के खिलाफ गुस्से में है, तो निश्चित रूप से और मेरा भी आह्वान है कि अपने चुनाव से, इस सरकार ने चुनाव से ओबीसी वर्ग को वंचित किया है, तो अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार के साथ लड़ना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार को, पूरे ओबीसी समाज एक होकर सरकार को सबक सिखाना चाहिए। मेरा एक सवाल था, देखिए,
बहुत सारा जहां ओबीसी सीट खत्म हो गया वहां अनारक्षित हो गया है। निश्चित रूप से जहां जहां भी अगर अनारक्षित सीटें हैं, जिला पंचायत में हो, जनपद में हो या फिर नगर पालिका निगम में भी हो, जहां भी अगर मजबूत दावेदार हमको मिलेंगे ओबीसी वर्ग से, क्यों नहीं, हम बिल्कुल उनको मौका देंगे। सरकार ने उनको अगर चुनाव से वंचित किया, कांग्रेस पार्टी उनको मौका देगी और निश्चित रूप से उनको कैंडिडेट बनाएगी। पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण पूरी तरह से अब क्लियर हो चुका है और इस आरक्षण के पश्चात आप देखेंगे नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने से वंचित किया है। क्योंकि आप देखेंगे बस्तर संभाग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं, सरगुजा संभाग पूरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं और मैदानी एरिया के बहुत सारे ऐसे जनपद और नगरीय निकाय हैं जहां पर कि पहले जितने ओबीसी के लिए आरक्षण था नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगमों में, वो कम हो चुके। जिला पंचायत, जनपद पंचायत चुनाव में पूरी आरक्षण खत्म हो चुका और बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में तो जहां ग्राम पंचायतों में 25% आरक्षण था वो भी पूरी तरह से जीरो हो चुका है। मैं समझता हूं कि प्रदेश के पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को इस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया है और सिर्फ एक ओबीसी वर्ग को आरक्षण के नाम से सपना दिखाकर यह सिस्टम लागू किया जिससे पूरे आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सीटें कम हुई और सीटें जीरो हुई है। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। मैं समझता हूं कि आखिर क्यों षड्यंत्र के तहत किन आदिवासी क्षेत्रों में क्या सरकार को आकलन नहीं था? क्या इन 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में सरकार को पता नहीं था क्या कि पूरे प्रदेश में अगर ऑल ओवर देखें तो ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसलिए ओबीसी समाज जबरदस्त आक्रोशित है, गुस्से में है। निश्चित रूप से किन आरक्षण सिस्टम से आदिवासी क्षेत्रों में ओबीसी वर्ग को नेतृत्व विहीन कर दिया। पंचायत चुनाव लड़ने से, पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने से, जनप्रतिनिधि बनने से इस सरकार ने उन्हें वंचित कर दिया है। अगर इसके लिए पूरे जिम्मेदार हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इनको तो इन क्षेत्रों में ओबीसी समाज को जवाब देना चाहिए। उधर रविवार की रात को 2 नकाबपोशों के जरिए की गई निर्मम हत्या की घटना के बाद में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कोरबा में सराफा व्यवसायी के निवास पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की और परिजनों को इस दुख की घड़ी में ढांढस बंधाया। साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने मौके पर मौजूद पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी और एडिशनल एसपी यूबीएस चौहान के घटना के संदर्भ में जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने दोषियों को जल्द पकड़कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मैं घटनास्थल पर अभी आया था। दुख की घड़ी में भी मैं कोशिश किया कि हमारे पुलिस के अधिकारियों के साथ आऊं और अत्यंत दुखद घटना हुई है, निंदनीय है। लेकिन उनसे हत्या किया गया है जैसा विभत्स तरीके से उनके साथ हुआ है वो बहुत ही दुखी है और हमारे पुलिस वालों को तत्काल अलर्ट होने की जरूरत है। यहाँ के आम नागरिक, आम शहरी भी इस बात से भयभीत है कि इस तरह सरेआम घर के अंदर बीच बाजार में जो घटनाएं होंगी वो कोरबा क्षेत्र के लिए सही नहीं है। जो हौसला मिला है, कहाँ से मिला है पता नहीं, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ,
मगर पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी की, डकैती की, लूट की, हत्या की, और इससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं। चाहे बलौदा बाजार का घटना लें, बलरामपुर का घटना लें, कवर्धा का घटना लें, और इतनी बड़ी घटना कोरबा में हो रही है, तो सबके लिए चिंता का विषय है और इसको कोई राजनीतिक दृष्टि से हमें देखना नहीं चाहिए। सबका सहयोग अपराध को खत्म करने में हो, अपराधियों के जो हौसले बढ़े हुए हैं, किन कारणों से बढ़े हुए हैं, उन्हें खोजना है। और जिस तरह से बाजारों में उधर सक्ती में ठेकेदारों की मनमानी चरम पर है। उनकी मनमानी के आगे नगर पालिका के अधिकारी भी बेबस बने हुए हैं। इसी बीच ठेकेदार की मनमानी को लेकर बीजेपी के कुछ पार्षद और नेता नाराज हो गए हैं और नगर पालिका के अधिकारियों को लेकर वार्ड नंबर 17 पहुंच गए। मौके पर चल रहे गुणवत्ताहीन नाली निर्माण कार्य को देख पार्षदों ने ठेकेदार और नगर पालिका के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि आखिर जनता का पैसा है, कितना भ्रष्टाचार करोगे। वहीं पार्षदों की नाराजगी के बाद में जो है अधिकारियों की नींद खुली और अब कार्रवाई की बात करने लगे। गुणवत्ताहीन बनने का पता चला, उसमें हम लोग सारे पार्षद जो है आकर यहाँ पर निरीक्षण किए हैं, तो गुणवत्ताहीन नाली दिखाई दे रही है। पानी का भी तराई नहीं हो रहा है और लेवल भी सही नहीं बन पाया नाली का। कहाँ पर बन रही है ये वार्ड नंबर 17 में है, नाका चौक से आगे बन। कौन बनवा रहा है इसको? ये नगर पालिका बनवा रही है, 3G ग्रुप। क्या चाहते हैं इसमें? चाहते हैं कि नाली बढ़िया से बने, भले ही उसको तोड़वाना पड़े नाली को, फिर पुनः बने और अच्छा से बने जो भी नाली बने। क्या क्या कमी दिखी अभी नाली इसमें? तो मटेरियल का भी कमी दिख रहा है, सीधा सीधा छड़ वगैरह में भी कमी है। दो छड़ कम से कम और लगना था उसमें। कहीं कहीं अभी से टूट रही है नाली और वाटर का जो लेवल जो ढाल है वो भी सही नहीं है, पानी रुक रहा है। लापरवाही है नगर पालिका की, इसमें नगर पालिका को ध्यान देना चाहिए। ये नाली जो वार्ड में 17 बन रही है, इसकी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। इस संबंध में अभी पार्षदों के द्वारा सूचना मिली थी कि कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ था, उनके साथ विजिट किए तो छड़ की स्पेसिंग में कमी पाई गई, तराई में कमी पाई गई है। इस संबंध में पहले निरीक्षण कर रहे थे और नोटिस भी इस संबंध में दिया जा चुका है और कार्य में सुधार कराते हुए आगे काम करवाएंगे। कई जगह पर ढक्कन टूटे हुए दिख रहे हैं नाली में, क्या लग रहा है? अभी ढक्कन बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ इस नाली का, बगल की नाली है उसको ठीक करवाते हैं। वो पहले पूर्व की बनी हुई नाली है। ठीक है, किनके द्वारा बनाया जा रहा है ये 3G ग्रुप है, उनके द्वारा। उधर कुमारी में किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की और इस मौके पर दूसरे गणमान्य लोग भी शामिल हुए। और यहाँ किसान मन के हित बर हमन सब करत हन, किसान मन के वादा ला पूरा करे हन। और ये साल अच्छा बारिश हुई से तो मला पूरा उम्मीद है। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रहे, लेकिन इस साल 160 लाख मीट्रिक टन धान तक खरीदी जाही। और ओमन के अंतर के जो राशि है, पिछले साल 13,320 करोड़ रुपया 24,72,000 किसान के दे रहे हैं। इस साल 31 जनवरी तक धान खरीदी के समय है और वो पूरा हो जाही। तो इस साल 27 लाख किसान अपन पंजीयन कराइन है। तो ऐसे 27 लाख किसान ला के अंतर के राशि एक मुफ्त देहे के काम हमारे ये सरकार करने वाला है। क्योंकि समय कम है, हमारा आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ला सुनना है, इसलिए मैं आप सब ला आज के अवसर में कार्यक्रम ला सफल बनाओ। और ये आने वाला 3 दिन तक चलने वाला है। निश्चित रूप से ये किसान मेला हमारे क्षेत्र के, प्रदेश के किसान मन ला आगू बढ़े में एक बिल के पत्थर साबित हो ही। एक किसान मेला के सफलता के मैं कामना करते हुए और एक बार फिर अंत में हमारे केंद्रीय मंत्री के स्वागत आपन ताली बजा के करो, ये मैं आपन से आग्रह करते हुए बात ला समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज चौहान जी को मैं आमंत्रित करती हूं उद्बोधन के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान जिनको हम सब अभी बड़े ध्यान से सुन रहे थे, छत्तीसगढ़ के कर्मठ और यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, आदरणीय श्रीमान विष्णुदेव साय जी,
अपने कार्यक्रम में आए तो ताली बजा के उनका हृदय से स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे उप मुख्यमंत्री और बहुत कर्मठ नेता आदरणीय श्रीमान विजय शर्मा जी। अच्छा, मेरा सौभाग्य कि कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ के मेरे दोस्त ही बन गए। उनका नाम भी राम है। राम नहीं, राम के साथ विचार भी है। राम बिना विचारे कोई काम नहीं करते और ले विचार करके खेती को आगे बढ़ाने में लगे राम विचार नेताम जी। हमारे लोकप्रिय कर्मठ और किसान हितैषी सांसद आदरणीय विजय बघेल जी। हमारे विधायक साथी अभी हमको उपहार दे रहे थे, गुंड, गघरा, लोटा, भाई डोमन लाल जी। मेरे मित्र भाई देवजी भाई पटेल, विमल जी चोपड़ा, जिनके निमंत्रण पर मैं आया हूं। छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र लोहान जी, उपाध्यक्ष आदरणीय दीप चौहान जी, किसान संघ के अन्य पदाधिकारीगण भाई भूपेंद्र दुबे जी, दिलीप राठौर जी, मितुल कोठारी जी, मेरे साथी भाई संदीप लोहान जी, अनिल चौहान जी। चूंकि समय की सीमा है इसलिए मंचासीन और नीचे बैठे हुए हमारे प्रगतिशील किसान आज देख के तबीयत प्रसन्न हो गई और मन आनंद से भर गया। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ को, जो आज हमने देखा जल्दी जल्दी क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन बैठे बैठे भी हमने जो फल देखे सब। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।